आप सभी को डॉक्टर रमेश यादव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव अर्थात 75 वर्ष के दौरान 75 व्याख्यानों का आयोजन किया गया है। इस बहुउपयोगी तथा बहुआयामी श्रृंखला के लिए दिल से साधुवाद। साहित्य अकादमी के सचिव सचिन निम्बाड़कर तथा इस व्याख्यानमाला सीरीज़ के कोऑर्डिनेटर मनीष मिश्र के प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विषय को रखने की कोशिश करता हूं। मित्रों, यह विषय के बारे में मैं कुछ साझा करूं या जानकारी दूं, उसके पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस विषय का मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, बल्कि बैंक में एक लंबे समय तक नौकरी करते हुए तथा पठन पाठन के जरिए जो भी सूचना मिली या ट्रेनिंग के दौरान जो भी जानकारियाँ मिली, उसी के आधार पर इस विषय को मैं रख रहा हूँ। यह एक ऐसा विषय है कि जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है और होता रहता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी एक ऐसा विषय है कि जो आज भी स्थिर नहीं है। इसमें इम्प्रोवाइजेशन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसलिए साइबर अपराध के तौर तरीके भी लगातार बदलते रहते हैं तथा तकनीकी भी अपडेट की जाती है। तो विषय पर चलते हैं। विषय है साइबर अपराध, चुनौतियां एवं समाधान। कबीरदास जी की एक रचना की कुछ पंक्तियां हैं कि तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सोए रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जागत की जय बोल। इसमें संदेश बड़ा स्पष्ट है कि जो जागृत है उसकी जय बोल। अर्थात विगत काल में चोरी की घटनाएं अलग अलग तरह से हुआ करती थी, उन्हें अंजाम दिया जाता था। वर्तमान में भी चोरी हो रही है, लेकिन इसके तौर तरीके बदल गए हैं, जिसे हम साइबर अपराध कह सकते हैं। और साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्कता, सावधानी और जागरूकता ही सर्वोत्तम उपाय है, जो कि कबीरदास की पंक्तियों में इंगित किया गया है। चोरी जैसी कुरीति अनादिकाल से चली आ रही है। इसका स्वरूप बदलता रहा है। वर्तमान में जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित होते गई, वैसे वैसे चोरी और अपराध के तौर तरीके भी बदलते रहे हैं, बल्कि बदल रहे हैं। पहले चोरी, डकैती, सेंधमारी आदि के लिए अस्त्र शस्त्र, घोड़े, तमंचे, बंदूकें आदि का प्रयोग किया जाता था। अब तकनीकी का प्रयोग होने लगा है। यह भी शाश्वत सत्य है कि चोर हमेशा आगे भागता है और पुलिस उसके पीछे पीछे। अर्थात चोरी और अपराध की घटनाओं से सबक लेते हुए सुरक्षा के नए नए उपाय बाद में किए जाते हैं। हमारे विशेषज्ञ जितना सोचते हैं उससे 4 कदम आगे जाकर ये अपराधी सोच लेते हैं और लूटमार को, सेंधमारी को या साइबर अपराध को अंजाम देते हैं। विषय में आगे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि वैश्विक परिदृश्य में सूचना क्रांति किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि सूचना क्रांति के कारण और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही साइबर अपराध का जन्म हुआ है। 21वीं सदी विज्ञान एवं तकनीकी विकास की सदी साबित हुई है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार क्रांति अपने चरम पर है। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप तथा इंटरनेट के बगैर आज जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके कारण मानवीय जीवन पहले की अपेक्षा आसान, सरल, सुविधाजनक तथा गतिमान हो गया है। इसका परिणाम ये हुआ कि पहले जिस काम को करने के लिए घंटों लग जाते थे, आज मिनटों में हो रहे हैं। कई काम ऐसे हुआ करते थे कि जिसे करने के लिए लंबी कतार लगानी पड़ती थी, कई घंटों तक कतार में खड़ा रहना पड़ता था। आज मात्र एक क्लिक के ऊपर काम हो जा रहा है। इस तरह से जैसे हम कह सकते हैं कि वन स्टॉप शॉपिंग, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग, कर लो दुनिया मुट्ठी में, इस तरह की संकल्पनाएं साकार होती हुई नजर आ रही हैं। डिजिटलीकरण मानवीय जीवन और उद्योगों का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। इसे हाईटेक सूचना, कंप्यूटर एवं भूमंडलीकरण का युग कह सकते हैं। भूमंडलीकरण के कारण ग्लोबल विलेज अर्थात विश्व ग्राम की परिकल्पना साकार हो रही है। सूचना के क्षेत्र में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी अपनी महत्ता साबित करते हुए एक नई क्रांति के रूप में उभर कर सामने आई है। इसमें फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि का समावेश है। इससे समाज का कोई भी वर्ग आज अछूता नहीं है।
मगर सूचना क्रांति और प्रौद्योगिकी विकास ने कई नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है, जिसके दुरुपयोग से साइबर अपराध और ठगी जैसे मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब साइबर अपराध कितना है और क्या है? नेटवर्क, तकनीकी उपकरणों या इंटरनेट के माध्यम से किए गए किसी भी आपराधिक कदाचार को साइबर अपराध कहा जाता है। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर जैसे डिवाइसेस से की गई डाटा चोरी तथा आर्थिक लूट साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये अपराध व्यक्तिगत और संस्थागत अर्थात कॉरपोरेट स्तर, ऐसे दो स्तर के होते हैं। आमतौर पर व्यक्तिगत हमले बड़े पैमाने पर होते हैं, जिनकी सूचनाएं लगातार हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं या सुनते रहते हैं, जिसमें हैकर्स गैजेट्स में मॉलवेयर प्रसारित करते हैं या कई और तरीकों को अपनाकर लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करके इसे अंजाम देते हैं। कॉरपोरेट स्तर पर हैकिंग के कई अन्य हाईटेक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में या कह लें कोरोना काल में और उसके बाद भी वैश्विक स्तर पर वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्मों का प्रयोग अधिक हुआ, बल्कि यूँ कहें कि अब भी हो रहा है। मगर इस दौरान जो छोटे बड़े उद्योग थे, इनमें से अधिकांश छोटे उद्योगों ने साइबर सुरक्षा में के लिए जिन साधनों का या प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए था, उसमें लापरवाही बरती तथा लागत बचाने के लिए साइबर अपराधों की संख्या में एक तरह से कहें कि वृद्धि होने में मदद की। अब कारण इसका एक ये भी है कि इस लूट में या साइबर अपराधों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग $1 ट्रिलियन अर्थात 73 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ, ये एक एजेंसी की रिपोर्ट है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखना चाहिए तो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार पिछले 4 वर्षों में भारत में साइबर अपराधों की संख्या में लगभग 76% की वृद्धि हुई है। वहीं जापान में 32, तो जर्मनी में 45% की वृद्धि दर्ज की गई है। डिजिटल सेंधमारी, जिसे फिशिंग कह सकते हैं, और रैंसमवेयर अर्थात फिरौती के हजारों मामले सामने आए हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की संचार प्रणाली पर साइबर हमला हुआ, जिसने शासन व्यवस्था की संचार प्रणाली को बाधित कर दिया। सन 2016 में भारत में बैंक खाता धारकों के लगभग 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड की व्यक्तिगत जानकारी लीक हुई, जो एक बड़ा साइबर हमला था। मौजूदा समय में रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, यदि ऐसा कहा जाए कि अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं से साइबर युद्ध भी छिड़ा हुआ है, तो यह गलत नहीं होगा, ना तो अतिशयोक्ति होगी। क्लाउड फ्लेयर नामक जांच एजेंसी ने युद्ध शुरू होने के बाद से दुनिया भर में हैकिंग गतिविधियों में से एक महत्वपूर्ण अर्थात स्पाइक को ट्रैक किया है। उसके आधार पर ये कहा जा सकता है। वर्तमान में बैंक जैसे जो वित्तीय संस्थान है, जो कहीं भी और कभी भी की तर्ज पर इंटरनेट और डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं दे रहे हैं, मगर इन इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों को हैक करके असामाजिक तत्व साइबर अपराध को भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इन अपराधियों के आपसी तार देश विदेश से जुड़े रहते हैं। साइबर सुरक्षा समाधान फर्म अर्थात मैफी के एक सर्वे के अनुसार साइबर अपराध से वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना $575 बिलियन का नुकसान होता है। अर्थात ये कितना गंभीर मामला है, इसकी जानकारी या इसका सबक हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश के या अन्य देशों के रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गुप्तचर विभाग से संबंधित गोपनीय डाटा, कॉरपोरेट जगत, फाइनेंशियल और मेडिकल जैसी संस्थाओं का डाटा, जो कि काफ़ी संवेदनशील होता है, उसे हैक करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपर्ट लोगों द्वारा की जाती है। अर्थात वर्तमान साइबर अपराध आज एक नए किस्म का आतंकवाद बनकर विश्व को चुनौती दे रहा है। ये हमें सजग होने की तथा इस पर गंभीरता से चिंतन करने का विषय है, जिसे विश्व के सभी राष्ट्र मिलकर
इस पर गंभीर चिंतन करें, तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा अर्थात इंटरनेट से जुड़े तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से संरक्षित डाटा की सुरक्षा करना है। मसलन कंप्यूटर, लैपटॉप के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर, इंटरनेट एवं अन्य डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों को डिजिटल हमलों से या साइबर हमलों से बचाना है। इसे इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहा जाता है। जब हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो साइबर अपराधी हमारे डिवाइसेस तक पहुंचने की हर संभव कोशिश करते हैं। उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डाटा संरक्षण तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जासूसी जैसे खतरों को रोकने के लिए जिन नेटवर्क प्रोटेक्टर साधनों का प्रयोग किया जाता है वह साइबर सुरक्षा कहलाता है। साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर कई एजेंसियां कार्यरत हैं। हमारे देश में CIS राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसे NSC कहा जाता है, इस तरह के संगठन कार्यरत हैं। UNO में UNODC है तथा अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों की अपनी सुरक्षा एजेंसियां हैं। वर्तमान में साइबर सुरक्षा रणनीति कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान का एक अभिन्न अंग बन गया है। अब साइबर सुरक्षा को लेकर चुनौतियां हमारे सामने क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं कि साइबर अपराध से सुरक्षा और चुनौतियों की दृष्टि से इसे दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसकी चर्चा अभी कुछ समय पहले हमने की। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा संस्थागत अर्थात कॉरपोरेट जगत के स्तर पर। इन दोनों पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। एहतियात के तौर पर कई कानून और साइबर सेल बनाए गए हैं। ये सेल पुलिस विभाग, गुप्तचर विभाग, सेंट्रल बैंक अर्थात रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, प्रौद्योगिकी क्षेत्र इत्यादि द्वारा संचालित किए जाते हैं और समय समय पर सावधानी एवं सुरक्षा संबंधी निर्देश भी दिए जाते हैं। बावजूद इसके कई चुनौतियां समस्या बनकर हमारे सामने खड़ी हैं, जो निम्न प्रकार से हैं कि साइबर सुरक्षा एजेंसियों में समुचित मात्रा में कुशल एवं पेशेवर लोगों का आज भी अभाव है। कुछ साल पहले तक इंटरनेट के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में विशेष जागरूकता का अभाव था। आज भी साइबर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य नहीं है। अपराधी हर तरह के ताले की कुंजी बना ही लेते हैं और इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में लगातार साइबर अपराध की वृद्धि हो रही है, मगर कॉस्टिंग को कम करने के लिए ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो प्रौद्योगिकी के या सुरक्षा के प्रौद्योगिकी का प्रयोग उस मात्रा में नहीं करते जितना कि उनको किया जाना चाहिए। कई देशों में सामान्य डेटा संरक्षण अर्थात GDPR या क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज़ ऑफ डाटा क्लाउड जैसे साइबर डिफेंस का अभाव है, जो कि यूरोपीय संघ में प्रयोग होता है। साइबर सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर विनियामक संगठनों की कार्य प्रणाली में एक रूपता का अभाव आज भी है। अविकसित जो देश हैं उन्हें साइबर सुरक्षा उपकरणों के लिए विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, यह भी एक प्रमुख कारण है। सोशल मीडिया अर्थात सूचना देने का एक शक्तिशाली मंच बन गया है। इसके माध्यम से भ्रामक एवं अवास्तविक समाचार तेजी से फैलते हैं या इन असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाए जाते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से घातक हैं। सूचना सुरक्षा और जागरूकता ISE में व्यापक प्रचार प्रसार का अभाव अब भी देखने को मिलता है। साइबर आतंकवाद को लेकर वैश्विक स्तर पर तमाम देशों में एकजुटता का अभाव है। इसमें कुछ स्वार्थ है, महासत्ता बनने की होड़ है या आगे बढ़ने की होड़ है, इसलिए ये मामला अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है। अतः वैश्विक स्तर पर तुरंत समाधान खोजने की आवश्यकता है। अगला युद्ध शायद साइबर युद्ध होगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं या की जा रही हैं। इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समान कानून की आवश्यकता है, जिसका प्रयोग करते हुए अपराधियों के खिलाफ तुरंत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जा सके तथा इस साइबर हमले को युद्ध को रोका जा सके। बहुराष्ट्रीय साइबर हमलों में से अधिकांश को बैंक ट्रेल्स को रोकने के लिए
बिटकॉइन के माध्यम से वित्त भी पोषित किया जाता है। इस पर कानूनी रोक लगाई जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पर एक विश्व स्वीकृत अदालत होनी चाहिए जहां साइबर हमले के शिकार राष्ट्र न्याय मांग सके। साइबर हमले से निपटने के लिए एआई और एमएल टूल्स को और अधिक विकसित किया जाना चाहिए। अब साइबर अपराध के कई प्रकार हैं, है ना, उस पर एक एक कर हम चर्चा करेंगे। और इन अपराधों के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं तथा इन्हें अंजाम देने के लिए तौर तरीके भी अलग अलग अपनाए जाते हैं। जैसे कि स्पैम ईमेल भेजना, हैकिंग करना, फिशिंग, वायरस फैलाना, रैंसमवेयर हमले तथा साइबर स्टॉकिंग, मॉलिशियस सॉफ्टवेयर का प्रयोग, सोशल ब्लैकमेलिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड के क्लोनिंग करना, पोर्नोग्राफी, अश्लील वीडियो के सहारे महिलाओं का शोषण या सेक्स के झांसे के तहत महिलाओं द्वारा पुरुषों का शोषण इत्यादि का समावेश किया जा सकता है। इस तरह के अपराध करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं जिसे संचालन के तरीके अर्थात मोडस ऑफ ऑपरेंडी कहा जाता है। अब सोशल अर्थात सामाजिक अपराध कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सोशल साइबर अपराध करने के कई तौर तरीके हैं जिसके तहत अपराधी नित नई योजनाएं बनाते हैं और आम लोगों को लूटते हैं। यह समस्या विश्व के हर छोटे बड़े शहरों में मौजूद है। इसे भावनात्मक दृष्टि से इंसानी कमजोरियों का लाभ उठाकर अंजाम दिया जाता है। जैसे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड धारक किसी और शहर में होता है तथा चोरी की घटना या लूटमार की घटना किसी और शहर में होती है। हाँ, किसी अन्य शहर के एटीएम से उसके खाते से पैसे निकल जाते हैं। यह कार्ड क्लोनिंग का मामला है। आपने यह भी सुना होगा कि अचानक किसी अनजान लड़की या पुरुष का फ़ोन आता है और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बताता है कि यह कॉल किसी बैंक द्वारा या आयकर विभाग द्वारा या एलआईसी द्वारा या पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। अतः जो जानकारी पूछी जा रही है उसकी सूचना तुरंत दें और ताकि उन खातों को अपडेट किया जा सके। और इस माध्यम से इस फ़ोन द्वारा वे गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। कोरोना काल में हमने सुना या देखा कि वैक्सीन को लेकर इस तरह के गुमराह करने वाले फ़ोन किए गए। इसी तरह विदेशी लड़की या महिला द्वारा फेसबुक मित्र बनकर प्रेम का झांसा देने या फिर विदेशों में किसी रिश्तेदार या मित्र की दुर्घटना हो गई है, इस तरह के भी फ़ोन आए और फर्जी मेल द्वारा आपकी लॉटरी लग गई है, इनाम लगा है, आपको इनाम दिया जाएगा या आपकी संस्था को डोनेशन या ग्रांट दिया जाने वाला है, इस तरह का लालच देकर भी इस सोशल या सामाजिक अपराध को अंजाम देने की कई घटनाएं हमने देखी है, पढ़ी है और सुनी है। इसी तरह फेसबुक अकाउंट हैक करने के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं और वो अकाउंट हैक करके उस पर अश्लील चैट और फिर ब्लैकमेलिंग वाला मामला सामने आता है। इन सारे उदाहरणों से ये तय होता है कि एन केन प्रकारेण जो साइबर अपराधी है वो एटीएम का सीवीवी नंबर या पिन नंबर या ओटीपी नंबर, खाते की जानकारी, आधार कार्ड की जानकारी, पैन कार्ड की जानकारी, नंबर प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। आरंभ में ये छोटी राशि की मांग करते हैं। आम आदमी को लगता है छोटी सी राशि है या ये जो कॉल है वो जेन्युइन होगा, सत्य होगा और वो जानकारी दे देते हैं। इसकी जैसे ही हम छोटी राशि की पूर्ति करते हैं और अचानक पूरा का पूरा खाता साफ कर दिया जाता है। आम आदमी भावनात्मक खेल में फंसकर सारी जानकारियां देता है और बाद में पता चलता है कि उसके खाते से अचानक एक बड़ी राशि गायब हो गई। मतलब साइबर अपराधी हमेशा चतुराई से काम करते हुए लक्षित व्यक्ति या संस्था की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि यूं कहें कि रेकी करते हैं। विशेष तौर पर असहाय, वृद्ध और गंवार व्यक्तियों को वो अपना शिकार अधिक बनाते हैं। इस तरह अपराधी सोशल साइबर क्राइम के तहत समयानुरूप कई तरह के फंडे अपनाते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं कि जैसे एक महिला रिटायर्ड हो रही थी और कहीं से भी
किसी अपराधी ने उसकी पूरी जानकारी प्राप्त की और फ़ोन करके बताया कि सर्कल ऑफिस से या अंचल कार्यालय से फ़ोन किया गया है, वे पैन नंबर, आधार नंबर और कार्ड का नंबर चाहते हैं ताकि उसकी रिटायरमेंट की जो राशि है वह समय पर उसके खाते में जमा हो सके। अर्थात ये फ्रॉड कॉल था, ये तो बाद में पता चला। इसी तरह से आयकर की रिफ़ंड को लेकर या बैंक खाता अपडेट करना है तो बैंक से फ़ोन किया गया है, इस तरह का बात की जाती है। या फिर एलआईसी का भुगतान, प्रीमियम भुगतान करने के लिए, या एलआईसी मैच्योर्ड हो गई है उसके पैसे जमा करना है, इस तरह के भी फंडे अपनाए जाते हैं। कई बार हमने ये भी सुना है कि ज़बरदस्ती सेल्फी लेकर ब्लैकमेल किया जाता है, विशेष तौर पर लड़कियों को या महिलाओं को। फेसबुक या जो सोशल मीडिया के अकाउंट है वो हैक करके उस पर अश्लील चैट किया जाता है। तो पोर्नोग्राफी वाला एक मामला भी इसी के अंतर्गत आता है कि साइबर पोर्नोग्राफी एक ऐसा अपराध है जो महिलाओं पर केंद्रित है। इसमें महिलाओं के अश्लील फ़ोटो या वीडियो हासिल कर उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जाता है। अधिकांश मामलों में अपराधी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ कर बदनाम करने, परेशान करने और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में कुछ उदाहरण इस तरह के आए इलेक्ट्रिसिटी की बिल भरने के लिए कि पिछले महीने का आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा है तो 100 रुपया अगर आप भर देते हैं तो आपकी बिजली का कनेक्शन कट नहीं किया जाएगा। या फिर इंस्टेंट लोन, तुरंत आपको लोन हम देंगे, इस तरह के भी फंडे अपनाए जा रहे हैं। या फिर ऑनलाइन जॉब है ना, इसमें भी ये एक ऐसे मामले हैं कि जहां पर आम आदमी सहज उनके फंडे में फंस जाता है। इस तरह के अपराधों में आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के तहत केस चलता है और इस तरह के मामले सबसे अधिक होते हैं। इनमें से अधिकांश जो मामले हैं वे व्यक्तिगत तौर के साइबर अपराध हैं। समय के रहते कदम उठाया जाना चाहिए। महिलाओं के फ़ोटो लगाकर सोशल साइट्स में अकाउंट्स बनाने के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में इसकी जानकारी मिलते ही सही कदम उठाना ज़रूरी होता है। पुलिस को खबर कर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए। हम सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर जो लाइक और शेयर करते हैं, कई बार उस पर गौर नहीं करते, इसका भी दुरुपयोग लोग करते हैं। ये जो चोरी की घटना को अंजाम देने वाले लोग करते हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से आजकल पेमेंट करने का चलन है, तो इस तरह से जो अननोन क्यूआर कोड्स होते हैं उसे स्कैन नहीं किया जाना चाहिए, या फेक वेबसाइट होती है उसे नहीं खोलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम देते हैं तो वेबसाइट खोलते समय https कॉलन और स्लैश होता है, लेकिन जो फेक आईडी होती है, फेक वेबसाइट होते हैं, वहाँ https नहीं होता। हाँ, बाकी का सब उसी तरह से होता है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये फेक वेबसाइट है। एटीएम अर्थात ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसे हम कहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान जो फ्रॉड होते हैं उसकी सूचना लिखित स्वरूप में बैंक को, संबंधित सुरक्षा एजेंसी को और पुलिस को दी जानी चाहिए। इससे फ़ायदा लाभ ये होता है कि बैंक में अगर लिखित सूचना हम देते हैं तो इंश्योरेंस के तहत क्लेम जल्दी सेटल हो जाता है और पैसे हमें मिल जाते हैं। अब जो सावधानियां बरतनी चाहिए उन्हें लेकर भी हम कुछ चर्चा करते हैं, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग कह ले या सोशल सामाजिक साइबर अपराध की जिसकी हमने अभी चर्चा की। उससे बचने के लिए खाते संबंधी कोई भी जानकारी, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी नंबर जैसे किसी भी प्रकार की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं किया जाना चाहिए। लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड भी गुप्त रखना चाहिए। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में एंटीवायरस लगाया जाना चाहिए और इसे समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। मोबाइल या कंप्यूटर जब किसी दूसरे व्यक्ति को हम बेच देते हैं तो गूगल अकाउंट में जाकर आईडी रिमूव कर देना चाहिए या अपना जो डाटा है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। अनजान मैसेज, लिंक या मोबाइल पर आए नोटिफिकेशन पर बिना जानकारी के क्लिक नहीं किया जाना चाहिए। मनी ट्रांसफ़र ऐप हैं जैसे एसबीआई नेट बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे या अन्य बैंकों के कुछ इस तरह के ऐप हैं,
तो आप जब भी इसका उपयोग करते हैं तो वहाँ से तुरंत हमें लॉग आउट हो जाना चाहिए, उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अब पासवर्ड की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं या पासवर्ड किस तरह से बनाया जाता है, तो पासवर्ड हमेशा मजबूत बनाया जाना चाहिए और कुछ अंतराल पर इसे बदलते रहना चाहिए। विविध खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड पासवर्ड जिसमें अपर केस, लोअर केस तथा नंबर शामिल हो, इस तरह से बनाए जाने चाहिए। हाँ, एक बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि पासवर्ड बनाते समय अपना नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी से क्रैक हो जाते हैं। कई ऐसी जगह होते हैं जहां हम वाईफाई का प्रयोग करते हैं, तो जो असुरक्षित जगह होते हैं वहां पर वाईफाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि स्टेशन है, कॉफ़ी शॉप है, शॉपिंग सेंटर है, मॉल है इत्यादि पर यदि ऐसा लगता है कि यहाँ का जो वाईफाई है वो असुरक्षित है, तो वहाँ पर वाईफाई के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। होटल है, पर्यटन स्थल है या शॉपिंग सेंटर में हम जब कुछ खरीदते हैं, होटल का बिल पे करते हैं, डेबिट क्रेडिट का उपयोग करते हैं, तो ऐसे समय में जो पिन नंबर है वो किसी दुकानदार को या वेटर को देने की बजाय उसे हमें खुद पंच करना चाहिए। फिशिंग साइबर हमले का यह एक आधुनिक एवं आम प्रकार है। फर्जी मेल भेजकर मॉलवेयर या मॉलिशियस वायरस के प्रयोग से इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है और ये अपराधी बैंक खातों की एवं गोपनीय जानकारी संबंधी डाटा अटैक करके हैक कर लेते हैं। अतः नकली, भ्रामक, संदेहास्पद ईमेल तथा वेबसाइट खोलने से बचना चाहिए। इसके लिए डिवाइस में वायरस विरोधी सॉफ्टवेयर और ईमेल फिल्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्लोनिंग के बारे में अभी हमने चर्चा की कि एटीएम मशीनों में जहाँ पे एटीएम का प्रयोग हम करते हैं तो हमें आसपास देख लेना चाहिए कि गुप्त रूप से कहीं कैमरा नहीं लगा है या चिप्स वगैरह तो नहीं लगा है, क्योंकि इसके माध्यम से कार्ड का क्लोनिंग किया जाता है और ये सारा डाटा किसी दूसरे शहर में दूसरा अपराधी हैक करता है और दूसरे शहर में आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। अतः एटीएम का प्रयोग करते समय आसपास के परिसर, गुप्त कैमरा आदि को जांच लेना चाहिए और जब भी हम पासवर्ड पंच करते हैं तो उसे दूसरे हाथ से छिपाकर पंच करना चाहिए, है ना। ईमेल फिल्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी तरह से पैसे निकल जाने के बाद या ऑपरेशन हो जाने के बाद कैंसिल का बटन दबाना चाहिए। अर्थात सुरक्षा के लिए जिस प्रकार की सूचनाएं और जानकारियां दी जाती हैं उनका प्रयोग गंभीरता से किया जाना चाहिए। जीरो डे नाम का यह साइबर अपराध एक इस प्रकार का है कि जिसमें सॉफ्टवेयर के लूप होल्स को ढूंढकर सॉफ्टवेयर के साथ ही छेड़छाड़ की जाती है। इस तरह का यदि शक होता है तो तुरंत साइबर सुरक्षा के लिए जो बनी एजेंसियां हैं, साइबर सुरक्षा सेल, एंटी फिशिंग ग्रुप या CERT.in को सूचना दी जानी चाहिए। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम, भारत सरकार ने एक नया रिपोर्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या नेट बैंकिंग के दौरान यदि कोई जालसाजी होती है तो तुरंत भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पोर्टल cybercrime.gov.in पर या ट्विटर हैंडल @cyberdost या पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो कि राष्ट्रीय स्तर का है 155260 पर शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए। कई राज्यों की अपनी पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसे सिटीजन्स फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसकी चर्चा हमें अभी की कि चूँकि साइबर अपराध किसी एक देश में नहीं हो रहा है बल्कि हर छोटे बड़े देश इसके शिकार हैं, इसलिए सभी देशों को मिलकर इस पर चर्चा करके गंभीरता से कुछ उपाय निकाले जाने चाहिए। जो बैंक हैं या वित्तीय संस्थान है तथा संवेदनशील कार्यालय हैं, वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट सेल की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। साथ ही सामान्य कर्मचारियों तथा ग्राहकों को सुरक्षा संबंधी जानकारी एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सेल में जो कर्मचारी कार्यरत होते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से एक निश्चित अंतराल के बाद उनकी बदली की जानी चाहिए ताकि डाटा, गोपनीय डाटा जो है वो बाहर लीक ना हो।
डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डाटा की चोरी की जाती है और इसे बड़ी एजेंसियों को बेच दिया जाता है या फिर अपराध के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप और सर्वर में किया जाना चाहिए जो डाटा हैकिंग को नियंत्रित करते हैं। अक्सर वेब ब्राउज़रों की कमजोरियों का लाभ उठाकर इस तरह की फिशिंग की जाती है, अतः वेबसाइट हमेशा अभेद्य बनाया जाना चाहिए। फॉर्म जैकिंग तथा क्रिप्टो जैकिंग यह एक नए प्रकार का साइबर अपराध है। ऑनलाइन बैंकिंग तथा ई वाणिज्य के वेबसाइट पर उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज किए जाने वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड या खाते से संबंधित गोपनीय डाटा उपभोक्ता के कंप्यूटर में गुप्त रूप से प्रवेश करके हैक किया जाता है। अतः सुरक्षा संबंधी जो निर्देश बैंकों द्वारा या संस्थाओं द्वारा जारी किया गया है उनका पालन गंभीरता से किया जाना चाहिए। यूएसबी का प्रयोग जैसे कि पेन ड्राइव है, फ्लॉपी है, सीडी है, ये यूएसबी के प्रकार हैं। इनके माध्यम से भी साइबर अपराधी कुछ अवांछित सॉफ्टवेयर उसमें पिरोते हैं और पिरोकर जानकारी हासिल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अर्थात जो संवेदनशील संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थान हैं, बैंक हैं, उन्हें चाहिए कि अज्ञात स्रोतों से जो यूएसबी प्राप्त होते हैं उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। फायरवॉल जैसे प्रॉक्सी सर्वर है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारा डाटा जो नष्ट हो जाता है उसके लिए डिजास्टर रिकवरी या बैकअप प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। अटैक एवं थ्रेड जैसे हमलों से बचने के लिए एंटीवायरस तथा नेटवर्क सुरक्षा के सॉफ्टवेयर लगाए जाने चाहिए। इससे नेटवर्क की इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल तथा मैनेज किया जाता है। साथ ही लॉग एनालिसिस का भी प्रयोग किया जाता है। पोर्नोग्राफी युवाओं एवं इंसानी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील वीडियो, फोटोज़, सेक्स उत्तेजक दवाइयों इत्यादि की जानकारियां पहुंचाने का काम विविध साइट्स पर हम देख सकते हैं कि धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऑनलाइन सेक्स, गॉसिप, चैटिंग द्वारा लोगों को ब्लैकमेल और गुमराह करने का काम बड़े तेज़ी से हो रहा है। अतः इस तरह के मोह पास में फंसने से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। सरकार द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा या अन्य एजेंसी, पुलिस द्वारा जो मानक नियम बताए जाते हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। जो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस हम प्रयोग में लाते हैं, हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके नए वर्जन का प्रयोग किया जाए। तथा आजकल बैंकों द्वारा एक ऐप जारी किया गया है कि जिसके माध्यम से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की व्यय सीमा आप तय कर सकते हैं कि पर दिन आप कितने का ऑपरेशन करेंगे, कितनी अमाउंट निकालेंगे या कितने का शॉपिंग करेंगे। तो इससे वहाँ पर जो राशि है, व्यय की सीमा है, वो सेट कर दी जाती है। अक्सर जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, गूगल है, क्रोम है, मेल है, वेबसाइट है, यहाँ पर कोशिश ये रहे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर हम सक्रिय कर दें तो कई तरह के साइबर अपराध से बचाव किया जा सकता है। हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है डिवाइसेस में, उसे समय समय पर अपडेट करना ज़रूरी होता है। हमारा कह ले, बैंकों में कह ले या जो वित्तीय संस्थान है, बड़े उद्योग है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर को अद्यतन करना बेहद ज़रूरी होता है। फिंगरप्रिंट, ड्रॉ अ पैटर्न, चेहरे या आँखों की पहचान, इन आधुनिक माध्यमों द्वारा लॉगिन करना आजकल ज़्यादा सुरक्षित साबित हो रहा है। युवा पीढ़ी इसका प्रयोग अधिक करती है या वे अधिक जानकार हैं। अन्य लोग भी इस तरह के पैटर्न को अगर अपनाते हैं तो ये ज़्यादा सुरक्षित है। पाठ्यक्रमों में जिस तरह से प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जा रही है या उस तरह के पाठ्यक्रमों में पाठों का समावेश किया गया है, उसी तरह से साइबर अपराध को लेकर भी पाठ्यक्रमों में कुछ जानकारी वहाँ पे समावेशित किया जाना चाहिए। जन जागृति के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। साइबर सुरक्षा एवं उपायों को लेकर सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द्वारा व्यापक स्तर पर लोगों को शिक्षित एवं सतर्क करने का काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा टेलीविज़न है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, नुक्कड़ नाटक हैं, पर्चे हैं, बैनर्स, पोस्टर्स, विज्ञापन
छोटी पुस्तिकाएं इत्यादि के माध्यम से जन जागृति का प्रयोग व्यापकता से किया जा सकता है और ये किए जाने की बेहद आवश्यकता है। गूगल या अन्य स्रोतों द्वारा साइबर सुरक्षा को लेकर जो जानकारियां उपलब्ध हैं उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। मित्रों, साइबर हमले और जालसाजी को देखते हुए जेहन में एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि इंटरनेट पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इंटरनेट पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, 100% हम इस पर निर्भर नहीं रह सकते। मगर मित्रों, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना छोड़ दें। हम जमाने के साथ ना चलें, अब इसके बगैर कोई चारा नहीं है। हमें बदलते समय के साथ, बदलती प्रौद्योगिकी के साथ चलना ही होगा। दुनिया में साइबर हमलों के और जालसाजी के और न जाने कितने प्रकार हैं, कितने फंडे हैं, कितने तौर तरीके हैं जो पूरी तरह से अभी भी सामने नहीं आए हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं संक्षेप में या कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर मतलब एहतियात इलाज से बेहतर होता है। हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसे जीवन सूत्र बना लेना चाहिए, तब जाकर हम अपने धन की तथा गोपनीय डाटा की सुरक्षा कर सकते हैं और खुलकर डिजिटल माध्यमों एवं इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस विषय को विराम देता हूँ। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद।